दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही बदसूरत सा दिखने वाला शैतान जो अपने हाथ में हथियार लिए बैठा था। और तभी हम देखते हैं कि सामने से एक औरत और एक आदमी आ रहे होते हैं। उनके भी हाथ में औजार होते हैं, लेकिन ये शैतान अपने औजार से उनको मारकर बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक इंसान के रूप में आ जाता है और उन दोनों लोगों के पास जाके फूट फूट कर रोने लगता है। दरअसल में दोस्तों, ये जिन दोनों लोगों की हत्या हुई वो और कोई नहीं, इस लड़के के माता पिता थे। और वो बहुत दुख मनाता है अपने माता पिता की हत्या करके। दरअसल उस इंसान के शरीर पर उस बुरे शैतान ने कब्जा कर लिया था और अब वो गुस्से में अपने घर आता है। और उसके सामने हम देखते हैं घड़ी जिसमें वो शैतान रहता है, वो मनहूस घड़ी। और गुस्से गुस्से में आके वो घड़ी बिल्कुल तोड़ने लगता है ताकि वो शैतान भी हमेशा हमेशा के लिए मर जाए। और वो घड़ी बुरी तरह से हर तरीके से तोड़ देता है और आखिर में रिवॉल्वर उठाकर अपने ही सर में गोली मार लेता है। कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं आयुष को, जो बड़ा ही खुश था और जिसकी आज शादी की सालगिरह थी। और वो अपनी बीवी के लिए एक बहुत महंगा गिफ्ट लेके जा रहा था और फ़ोन पर बात कर रहा था। आयुष अपनी बीवी से फ़ोन के ऊपर बात कर रहा था और उसकी बीवी बोलती है कि तुम कुछ भी करके जल्दी से घर आ जाओ। आयुष बोलता है, बस मैं रास्ते में हूँ, आ ही रहा हूँ। तभी आयुष थोड़ी देर बाद अपने घर पहुँचता है और देखता है कि आज उसके घर का जो डेकोरेशन था वो एक अलग ही लेवल का था। पार्टी में पहुँचने के बाद आयुष अपनी बीवी से मिलता है, जो काफ़ी देखने में सुंदर लग रही थी। और तभी हमें पता लगता है कि आयुष का एक भाई भी था जिसका नाम आरव था। अब दोस्तों, जब वो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे होते हैं और सब चीज़ों से फ्री होकर जब आयुष अपनी बीवी को गिफ्ट देने की बारी आती है, तब उसके सामने गिफ्ट खोलता है और उसमें से एक एंटीक घड़ी निकलती है। और दोस्तों, ये और कोई घड़ी नहीं, वही थी, वही शापित घड़ी। दोस्तों, ये वही घड़ी थी जिसको एपिसोड के शुरुआत में हमें उस आदमी ने तोड़ते हुए दिखाया था। यह घड़ी देखकर और वो तोहफा देखकर कोई भी मेहमान खुश नहीं होता, बल्कि उन सबको एक अजीब सी फीलिंग आती है कि आखिर ये तोहफा है तो है क्या, कुछ समझ नहीं। पार्टी ख़त्म होती है और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन कोई इतनी खुशी से घर नहीं जाता। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आयुष जो अपने कमरे में रात को सो रहा होता है, तभी अचानक से उसको अपना नाम पुकारते हुए कोई आवाज़ आती है। आयुष, मेरे पास आओ, आयुष। तब देखते हैं दोस्तों कि आयुष उस आवाज़ को फॉलो करते करते उस आवाज़ का पीछा करता है और ढूंढता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। पीछा करते करते वो वहीं उसी कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर वो घड़ी थी और उसे पता लगता है कि ये आवाज़ उस घड़ी से ही आ रही है। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि आयुष उस घड़ी को गौर से देखने लगता है और देखते देखते वो घड़ी उसको अपने अंदर खींच लेती है और वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसको कोई रोने की आवाज़ आ रही है और वो उस आवाज़ को फॉलो करता है। फॉलो करते करते वो पहुंचता है और तभी वहाँ देखता है कि वही बदसूरत सा शैतान उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब आयुष उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तब वो शैतान बोलता है कि मैं और किसी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, क्योंकि 30 सितंबर को तुम मारे जाओगे। दोस्तों, आज की तारीख जब ये बात उससे हो रही थी वो थी 28, यानी कि सिर्फ 2 दिन बाद वो उसको बोलता है कि तुम 30 तारीख को मारे जाओगे। लेकिन आयुष यकीन नहीं करता। तभी वो उसको उसके भविष्य की एक झलक दिखाता है, जिसमें उसका भाई और उसकी बीवी दोनों आपस में प्यार कर रहे होते हैं और साथ ही साथ आयुष को मारने की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद देखता है कि उसका भाई और उसकी बीवी दोनों उसको मार देते हैं और तभी उसका विज़न टूटता है और वो अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। अपनी असली दुनिया में वापस आने के बाद वो शैतान भी उसके साथ साथ वापस आ जाता है और उसे बार बार बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ,
मेरी बात मानो। वो शैतान बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक शरीर की ज़रूरत है। तभी आयुष उसकी बात को अनसुना करके अपने होशोवास में आ जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर उसके पास आ जाता है उसके कमरे में, और देखते हैं कि आयुष ज़मीन पर गिरा पड़ा है और सभी लोग उसको वहाँ से उठाकर उससे बात करते हैं। आयुष की बीवी उसको उठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। तभी हम देखते हैं रिधिमा को, जो लैपटॉप उठाकर कुछ सर्च करने लगती है और सर्च करते करते उसको एक निशान मिलता है, जो निशान उस घड़ी पर बना हुआ था और उसके बारे में बहुत सारी अनकही अनसुलझी कहानियाँ इंटरनेट पर थी। रिधिमा को ये समझ आता है कि ये निशान एक शैतान का निशान है, जो बहुत ही खतरनाक शैतान है। तभी वो समझती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो साथ ही साथ किसी तांत्रिक का भी वहाँ उस इंटरनेट पर सर्च करती है और उस तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी हम अगली सुबह में देखते हैं कि सब लोग बैठकर टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नाश्ते की टेबल पर भी वो शैतान आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है और उसको भड़काता है और उसको गंदे गंदे ख्वाब दिखाता है। तभी वो आयुष बहुत परेशान होकर खाने की टेबल छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन ऑफिस में जाने के बाद भी उसका वहाँ पर काम में मन नहीं लगता और वो चुपचाप से अपने ऑफिस में बैठा रहता है, जबकि सभी लोग बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर भी वो शैतान आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। दोस्तों, आयुष का मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था और तभी वो शैतान उसको आकर बार बार एक ही बात बोलता है कि तुम मुझे अपना शरीर दे दो, मैं उन दोनों को तुम्हारे शरीर के द्वारा ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। यह बात बार बार सुनने के बाद आयुष भी अपना जो शरीर था उसको सौंपने के लिए तैयार हो जाता है और तभी वो शैतान उसके शरीर पर कब्ज़ा कर लेता है। अब वो शैतान आयुष के शरीर पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर चुका था। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं रिधिमा उस तांत्रिक के पास पहुंचती है और उससे सारी आप बीती सुनाती है और साथ ही साथ उसको वो घड़ी का फ़ोटो भी दिखाती है। और वो तांत्रिक घड़ी की फ़ोटो देखकर समझ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो निशान बना था वो और कोई नहीं बल्कि एक ख़तरनाक शैतान का निशान था। वो तांत्रिक बोलती है कि ये शैतान बहुत ही गलत और झूठा शैतान है। ये लोगों को गलत भविष्य दिखाता है और फिर उनके शरीर पर कब्ज़ा करके उसके पूरे परिवार और साथ ही में उस आदमी को भी मार देता है। तब रिधिमा उस बोलती है कि इसको को रोकने का तरीका तो होगा। तब वो तांत्रिक बोलती है कि इसके लिए तुम्हें उस शैतान की दुनिया में जाना होगा और वहाँ उस जैसी बुरी सोच वाले के सोच को अंत करके तुम्हें अपनी अच्छी सोच को वहाँ पर जागृत करना होगा, तभी ये मुमकिन है। तब रिधिमा ये फैसला करती है कि वो अपने पापा की जान बचाने के लिए उस घड़ी के भविष्य में जाएगी और उस दुनिया में जाकर उस बुराई को अंत करेगी, क्योंकि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। दूसरे सीन में देखते हैं कि आयुष का भाई और उसकी बीवी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उसकी बीवी बोलती है कि आयुष का बिहेवियर अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा। तभी पीछे से आयुष, जो बिल्कुल उस शैतान के वश में था, पीछे आकर उनकी बात सुनता है। आयुष की पत्नी आयुष को देखकर उसके पास जाने की कोशिश करती है और तभी हम देखते हैं कि आयुष अपनी ही बीवी को मारना चाहता है, क्योंकि उसके हाथ में एक औजार था और अभी वो शैतान उसको अभी भी गलत विज़न दिखा रहा था, जिससे वो और गुस्से में आ गया और वो सोचता है कि आयुष की पत्नी और उसका भाई दोनों उसको मारना चाहते हैं। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि आयुष आयुष अपने भाई पर जानलेवा हमला करता है और अपने भाई को जान से मार देता है। तभी उसके बाद वो अपनी पत्नी पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिधिमा, जो उसकी बेटी थी, अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से खींचकर एक अलग कमरे में ले जाकर बंद कर लेती है
वो दोनों जाकर एक कबर्ड में छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आयुष उन दोनों को ढूंढते ढूंढते उस कमरे में आ जाता है और थोड़ी देर में वो उन दोनों को ढूंढ ही लेता है। तभी वो दोनों कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और भागते भागते वो उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर वो घड़ी रखी थी। तब रिधिमा बोलती है कि माँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। पापा की जान बचाने के लिए मुझे इस घड़ी के अंदर उस दुनिया में जाना ही होगा। तुम अपना ख्याल रखना। दोस्तों, रिधिमा भी थोड़ी ही देर बाद उस घड़ी के अंदर चली जाती है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसको फिर से वो गलत भविष्य दिखाता है और उसको दिखता है कि उसके पिताजी अपने आप को गोली मार रहे हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद वो बदसूरत सा दिखने वाला शैतान उसके सामने आ जाता है और उससे उसका शरीर मांगता है, लेकिन रिधिमा किसी भी कीमत पर उसकी बात को नहीं मानती और उसे साफ मना कर देती है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि आयुष अपनी पत्नी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे चलता है और तभी हम देखते हैं कि रिधिमा जो दूसरी दुनिया में थी उस शैतान को चेतावनी देती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाती हूँ, तुम 2 मिनट में मरने वाले हो। और तभी वो घड़ी का कांटा निकालकर उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उस शैतान की वहीं मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं दोस्तों, उस शैतान की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होते ही रिधिमा अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और आयुष, जिसके ऊपर शैतान ने कब्जा कर रखा था, वो भी अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन उसको अपने भाई की मृत्यु देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी का दी एंड हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली ही एक दिल दहलाने वाली कहानी में।